नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी बॉर्डर पर डटे अन्नदाताओं के हाल की, नए संसद भवन के निर्माण की शुरुआत की, जानेंगे कि राहुल गांधी ने क्यों लिया केंद्र सरकार को आड़े हाथ, और बताएंगे कि त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब क्यों हैं दबाव में, और आखिर में बात ममता बनर्जी के तीखे तेवर की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले को कथित टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया बाधित। बीजेपी ने ममता को ठहराया जिम्मेदार। ममता बनर्जी ने बताया इसे बीजेपी का ड्रामा, लोगों का ध्यान खींचने की बताया कोशिश। मेडल जीतने के बावजूद सीधी डीएसपी नहीं बन पाएंगे हरियाणा के खिलाड़ी। सूबे में नई खेल नीति लागू करने की तैयारी में खट्टर सरकार। वनडे क्रिकेट की रैंकिंग में शीर्ष पर रहकर साल का समापन करेंगे भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में कोहली अभी भी शीर्ष पर हैं कायम। एडीबी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुमानों को किया संशोधित। कहा अर्थव्यवस्था में गिरावट का अनुमान -9% से संशोधित होकर -8%। भारत में रिकवरी उम्मीद से बेहतर। गिरावट के साथ बंद हुआ सेंसेक्स 143 अंकों की गिरावट के साथ 45,960 पर हुआ बंद। निफ्टी 50 अंकों की गिरावट के साथ 13,478 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों को लेकर अन्नदाताओं का प्रदर्शन आज 5वें दिन भी जारी है। दिल्ली से सटे बॉर्डरों पर अन्नदाता डटे हुए हैं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि वो कानून में संशोधन को तो तैयार हैं, लेकिन विधेयक वापस नहीं होगा। इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बिल की खासियतों को बताया, और आज इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजीव जी। राजीव जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद दामिनी। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देखिए ये रिपोर्ट। नए कृषि कानून को लेकर बातचीत पर बातचीत, सुझाव पर सुझाव, बहानों पर बहाने। पिछले 15 दिनों से मोदी सरकार यही कर रही है। किसानों की बात समझने के बजाय वो तो उल्टा अपनी सफाई पेश कर रही है। आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने किसान संघों से आग्रह किया कि जो प्रस्ताव सरकार ने भेजा है उस पर विचार कीजिए, उसके बाद बातचीत कीजिए। उन्होंने कहा कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसानों को आपत्ति है उन पर सरकार खुले मन से विचार करने पर सहमत है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कानून वैध नहीं है, इस कानून से एमएसपी कहीं से भी प्रभावित नहीं होती है। हम लोगों ने प्रस्ताव दिया कि राज्य सरकार निजी मंडियों की व्यवस्था भी लागू कर सकती है। हमारे एक्ट में ये था कि पैन कार्ड से ही खरीद हो सकेगी। पैन कार्ड से खरीदी को लेकर किसानों के आशंका के समाधान के लिए भी हम राजी हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि दूसरा उनका मुद्दा था कि आपने विवाद निपटाने के लिए एसडीएम को शामिल किया है। छोटा किसान होगा, छोटे क्षेत्र का होगा, तो जब वो न्यायालय जाएगा तो वहाँ समय लगेगा। हम लोगों ने इसके समाधान के लिए भी न्यायालय में जाने का विकल्प दिए। किसानों को लुभाने के लिए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए है। तय कानून किसानों के हित में है। तय समय में भुगतान की व्यवस्था की गई है। किसानों की जमीन सुरक्षित रखने का ध्यान रखा गया है। नए कृषि कानून किसानों के हित में है। मंडी से बाहर जाकर भी किसानों को छूट दी गई। सरकार ने साफ कर दिया है कि वो संशोधन को तो तैयार है, लेकिन बिल वापस नहीं लेगी। अब सरकार ने तो अपनी सफाई दे दी है, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने एमएसपी पर नया कानून लाने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। केंद्र सरकार और किसानों के बयान से साफ है कि कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। राजीव जी, सरकार संशोधन को तैयार है, यानी वो मान रही है कि उसके बिल में तमाम खामियां थीं। जब आपके बिल में खामियां हैं तो इन्हें वापस क्यों नहीं लिया जा सकता? सरकार जिद पर क्यों अड़ी है? कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हमने प्रस्ताव दे दिया है, अन्नदाता चर्चा कर लें, वार्ता के बारे में सोचा जाएगा। यानी अन्नदाता ही अब आगे आए, सरकार अब आगे नहीं बढ़ेगी। सरकार की मंशा क्या है? देखिए दामिनी, सरकार की मंशा अब खुलकर जाहिर हो चुकी है कि जिस तरह देश के प्राकृतिक संसाधनों के बड़े हिस्से पर पूंजीपति अपना कब्जा जमा चुके हैं, जिस तरह घाटे का रोना रोते हुए सार्वजनिक निकायों यानी कि पीएसयू को उद्योगपतियों के हवाले कर दिया गया है, उसी तरह अब भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी खेती किसानी पर भी धन्ना सेठों का कब्जा कराने की तैयारी है। अन्नदाताओं को मजदूरों की तरह बनाकर उनकी मेहनत से उद्योगपतियों के गोदाम भरेंगे और साथ ही उनकी तिजोरियों का वजन भी बढ़ेगा, जबकि गरीब अन्नदाता
अन्नदाता पहले से अधिक मजबूर हो जाएंगे। साफ दिख रहा है दामिनी की सरकार की नीयत उद्योगपतियों का मुनाफा कराने की है ताकि उनसे चंदा मिलते रहे। सरकार लाख दावे कर ले कि यह कानून अन्नदाताओं के हितों के लिए है, लेकिन ऐसा है तो फिर उसमें उनकी राय क्यों नहीं ली गई? अब भी वो इस ठंड के मौसम में पिछले 2 हफ्ते से सड़क पर हैं और सरकार उनसे वार्ताओं का दौर चलाकर समय बिता रही है, कभी संशोधन करने को लेकर के तो कभी कानून की खासियतें बता रही है। सरकार में शामिल कुछ लोग तो इस आंदोलन को पड़ोसी देशों से प्रायोजित बताने से भी बाज नहीं आए हैं। इससे पता चलता है कि सरकार के मन में अन्नदाताओं के लिए कैसी भावनाएं हैं। सच यही है दामिनी कि सरकार उनके दर्द को समझना ही नहीं चाह रही है और न ही उनके लिए संवेदनशील होकर सोच रही है, क्योंकि उसे तो फिक्र केवल उद्योगपति मित्रों की है। शुक्रिया राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली में नए संसद भवन की नींव रखी। नए संसद भवन के निर्माण के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन और आसपास के इलाकों का नवीनीकरण भी किया जाएगा। और क्या क्या है इस नए संसद भवन में खास, आइए बताते हैं हम आपको इस रिपोर्ट में। देश जब 2022 में अपने स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, तब देश को नया संसद भवन भी मिल जाएगा। नए संसद भवन की आज पीएम मोदी ने आधारशिला भी रख दी है। भूमि पूजन और सर्वधर्म प्रार्थना के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अब भारतीयता के विचारों के साथ नई संसद बनने जा रही है। हम देशवासी मिलकर संसद के नए भवन को बनाएंगे। अगर हम अपने लोकतंत्र का गुणगान करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पीएम मोदी ने कहा कि हर कोई अपने मन में 2047 के लिए संकल्प ले। जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब हम कैसा देश देखना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश में अलग अलग विचार हैं, लेकिन मनभेद ना हो। सिख गुरु गुरु नानक देव ने कहा है, जब तक दुनिया रहे तब तक संवाद चलते रहना चाहिए। लोकतंत्र में आशावाद को जगाए रखना हमारा दायित्व है। बात नए संसद भवन की करें तो ये 2 साल में बनकर तैयार होना है और 2022 की शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में प्रस्तावित है। वैसे संसद भवन के निर्माण पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद ही यहां नया निर्माण काम शुरू होगा। नया संसद भवन 64,500 स्क्वायर मीटर में बनाया जाएगा, जो 4 मंजिला होगा और इसका खर्च 971 करोड़ रुपए आएगा। जो पुराना संसद भवन है वो आज से 99 साल पहले 12 फरवरी 1921 को बनना शुरू हुआ था और 6 सालों में बनकर तैयार हुआ था। तब इसकी कुल लागत 83 लाख रुपए आई थी। मौजूदा संसद भवन गोलाकार है, जिसमें लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सांसद बैठते हैं, जबकि नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी, जिसमें लोकसभा सदन में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। वहीं राज्यसभा सदन में 364 सांसद बैठ सकेंगे। नया संसद भवन जब बन जाएगा तो मौजूदा संसद भवन की मौजूदा बिल्डिंग को म्यूजियम बना दिया जाएगा। 2022 में देश को नया संसद भवन मिल जाएगा, जिसमें तमाम सुविधाएं होंगी, लेकिन आम लोगों को सरकार कितनी सुविधाएं दे रही है, इस पर सवाल है, जिसे लेकर विपक्ष हमेशा ही सरकार को आड़े हाथों लेती रहती है। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूर्णबंदी के दौरान लोगों की परेशानियों पर आई एक रिपोर्ट को शेयर करते हुए सरकार को घेरा है। रिपोर्ट देखिए। सरकार किसके साथ है, गरीबों के या अमीरों के? क्योंकि जब स्वास्थ्य मुसीबत आई तो गरीब तो कर्जदार हो गया, जबकि बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस दौरान जमकर मुनाफा कमाया। भारत का शेयर मार्केट इस समय इतिहास में सबसे ऊंचे स्तर पर है और इस बीच एक सर्वे की रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसने सरकार के तमाम दावों की पोल खोल दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्वास्थ्य मुसीबत के दौरान पीएम ने देश में पूर्णबंदी का ऐलान किया था। पूर्णबंदी के दौरान देश के 11 राज्यों के करीब 45% आबादी ने अपना पेट भरने के लिए कर्ज लिया था। इसमें सबसे ज्यादा खराब हालत दलितों और अल्पसंख्यकों की रही। इस वर्ग का हर चौथा व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान हुआ है। राहुल गांधी ने इसी रिपोर्ट को शेयर करते हुए ट्वीट किया और लिखा, मोदी सरकार गरीबों के मौलिक अधिकार छीन रही है। ये मानवता के विरुद्ध है। देश के बेहतर भविष्य के लिए हमें हर वर्ग के अधिकारों का सम्मान करना ही होगा। जिन राज्यों में ये सर्वे किया गया उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, तेलंगाना, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल है। सर्वे की रिपोर्ट सरकार द्वारा अनलॉक का दौर शुरू करने के बाद सितंबर से अक्टूबर के बीच की स्थिति पर तैयार की गई है। राहुल गांधी ने गरीबों की स्थिति को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है, तो दूसरी ओर त्रिपुरा की बीजेपी सरकार को तो अपनों ने ही घेर लिया है।
मुख्यमंत्री बिप्लब देव के खिलाफ उनकी ही पार्टी के विधायक बागी रुख अपनाए हुए हैं और उन्हें हटाने का मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी बिप्लब से नाराज दिख रहा है। ऐसे में क्या बिप्लब की चली जाएगी कुर्सी? देखिए ये रिपोर्ट। अक्सर अपनी बेतुकी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहने वाले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव मुश्किलों में घिर गए हैं। विरोधियों के साथ साथ अपने नेताओं ने भी देव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए देव शक्ति प्रदर्शन के जरिए अपना दमखम दिखाना चाहते थे, लेकिन हुंकार भरने से पहले ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें बेदम कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और त्रिपुरा के प्रभारी विनोद सोनकर ने बताया कि देव को सूचित कर दिया गया है कि उन्हें ऐसा कोई कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा की जनता ने बीजेपी को अपना आशीर्वाद दिया है और मुख्यमंत्री को उनकी सेवा करते रहना चाहिए। पार्टी संगठन में यदि कोई मुद्दा है तो उसका समाधान निकाल लिया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने मंगलवार को कहा था कि वो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में 13 दिसंबर को एक जनसभा करेंगे और जनता से पूछेंगे कि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए या नहीं। उनके इस बयान के बाद सोनकर ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात की थी। नड्डा ने फिर बिप्लब देव से बात की और उन्हें ऐसा कोई भी कार्यक्रम करने से मना कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष के इस इनकार से सीएम को धक्का लगने वाला है, क्योंकि ये मनाही उनकी कुर्सी पर हिलने के संकेत दे रही है। पिछले दिनों ही उन्होंने कहा था कि त्रिपुरा के बीजेपी विधायकों के एक गुट ने देव को हटाने की मुहिम चलाते हुए बिप्लब हटाओ बीजेपी बचाओ के नारे लगाए थे। सियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस नाराजगी को लेकर पार्टी में मंथन किया जा रहा है। अब बीजेपी के नेता ही सीएम पर भरोसा जताने की बजाय उन पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि कब तक बिप्लब देव मुख्यमंत्री के पद पर बने रहते हैं। त्रिपुरा में जहां सीएम बिप्लब देव पर अपनी कुर्सी बचाने का दबाव है, तो वहीं बिहार में भी नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव से परेशान है। नीतीश कुमार ने 7वीं बार सीएम पद की शपथ तो ले ली, लेकिन सरकार में जेडीयू की जगह बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। नीतीश खुलकर फैसले नहीं ले पा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनावों में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो थी जेडीयू, जिसकी सीटें 71 से घटकर 43 रह गई, जबकि बीजेपी को 21 सीटों का फायदा हुआ। बीजेपी का कदम बढ़ा तो सरकार में भी उसने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का दबाव नीतीश कुमार पर बढ़ा दिया। पहले विधानसभा अध्यक्ष का पद नीतीश कुमार से ले लिया और अब पार्टी मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या के मामले में पेच फंसा दिया है। बीजेपी का दावा है कि उसके विधायकों की संख्या जेडीयू से 1.5 गुना ज्यादा है। ऐसे में उसके मंत्रियों की संख्या भी ज्यादा होनी चाहिए, भले ही विभागों की संख्या बराबर रहे। बीजेपी इसी बात पर अड़ गई है। इसी आधार पर विधान परिषद की मनोनयन वाली और विधानसभा कोटे की सीटों पर भी बीजेपी ने जेडीयू पर दबाव बढ़ा दिया है। बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रही खींचतान का असर सरकार के कामकाज पर भी दिखने लगा है। आमतौर पर हर मंगलवार को होने वाली नीतीश कैबिनेट की बैठक 3 सप्ताह से नहीं हो पाई है। नई सरकार बनाने के बाद 17 नवंबर को रस्म अदायगी वाली कैबिनेट की बैठक हुई थी। तब से अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है। बीजेपी के दबाव के कारण ही नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी नेता भी प्रदेश की शांति व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार को घेरने में लगे हैं। नीतीश कुमार के पास ही गृह मंत्रालय है। ऐसे में बीजेपी नेता नाम लिए बिना उन्हें घेर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के बयानों से गठबंधन की आंट ढीली पड़ती दिख रही है। ऐसे में एनडीए सरकार के भविष्य पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात महाराष्ट्र में कमजोर होते एनडीए की। महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत दिन पर दिन पस्त होती जा रही है। पहले विधानसभा चुनाव में हार मिली, फिर विधान परिषद चुनाव में भी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। इस हार के बाद से तो अब सहयोगी दल भी उसका साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री महादेव जानकर की एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गई हैं। बीजेपी महाराष्ट्र की सियासत पर काबिज होने के सपने देख रही है, लेकिन पार्टी को लगातार मिल रही हार उसके भविष्य पर ही सवाल खड़े कर रही है। विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद की 6 सीटों के चुनाव में भी बीजेपी को बुरी पराजय मिली है, जिसके बाद अब सहयोगी दलों ने भी खिसकना शुरू कर दिया है। ये अटकलें उस मुलाकात के बाद लगाई जा रही हैं जिसमें राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री महादेव जानकर ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की है। ये मुलाकात बीजेपी की मुश्किल बढ़ा सकती है, क्योंकि महादेव जानकार धनगर समाज के बड़े नेता हैं। वो राष्ट्रीय समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं।
पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा इलाके में धनगर समाज की बड़ी संख्या है। इसको देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें महायुति में शामिल किया था, लेकिन जब से धनगर समाज के बीजेपी नेता गोपीचंद पडळकर विधान परिषद सदस्य चुने गए हैं, तब से महादेव जानकर देवेंद्र फडणवीस से काफी नाराज हैं। इसीलिए उनके महाविकास अघाड़ी में शामिल होने की अटकलें शुरू हैं। इन्हीं कयासों के बीच महादेव जानकर ने बारामती में पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी से खटपट को स्वीकारा था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से उनका विवाद है। अब यह बयान गठबंधन में बवाल के संकेत दे रहा है, जिसका फायदा सत्तारूढ़ गठबंधन को हो सकता है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।